गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस और स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था आधुनिक विश्व में चरवाहे चैप्टर से, जिसमें हमने टॉपिक लिया था घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाना पड़ता है और इनके निरंतर आवागमन से यानी कि लगातार आने जाने से पर्यावरण को क्या लाभ होता है ना। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं। तो वैसे तो बच्चों मैं इस चैप्टर से एक दो वीडियो में बना चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इस टॉपिक के लिए डिमांड आई थी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसको पहले देखते हैं, इसको समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है ना। तो प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न को समझिए बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा है राजनीतिक परिस्थितियाँ, है ना। तो यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ पहले कैसी थी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो फ्रांस के जो शासक थे, जो स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। यानी यहाँ पे बात आती है निरंकुश का मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो शासक थे निरंकुश थे। तो निरंकुश कैसे होते हैं? निरंकुश का मतलब होता है यानी कि वो प्रजा के सुख दुख और हित अहित की कोई चिंता नहीं करते थे और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। वे जनता के लिए जनता पर नए नए कर लगाते थे, है ना, और कर के रूप में वसूले गए धन को अपने मनमाने ढंग से खर्च करते थे, अपने ऐशो आराम पर, मौज मस्ती पर यानी कि विलासिता पर खर्च करते थे, है ना। पूरे देश के लिए एक समान यानी कि देश में एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार फ्रांस की जो जनता थी शासकों की इस निरंकुशता से बहुत ही परेशान थी, ठीक है। तो ये तो हो गया निरंकुशता का मतलब, ठीक है, कि राजा निरंकुश कैसे होते थे। अगली बात आती है क्रांति की जो पूर्व संध्या पर लुई 16वें, जो कि 1774 से 1793 तक का शासक था इनका, वह एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। यानी कि अपने जो राजा के बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता उसके अंदर नहीं थी और ना ही वो एक एक्टिव वो था, मतलब शासक एक्टिव भी नहीं था, ठीक है। उसने भी स्वेच्छाचारता और निरंकुशता का प्रदर्शन किया, है ना, जैसे और राजा करते आ रहे हैं, यानी कि और जो शासक करते आ रहे हैं वही शासन, ऐसा ही शासन इसने भी चलाया। यानी इस शासक ने भी वही शासन वैसा ही निरंकुशता भरा चलाया। उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनिएट, जो कि उस पर अत्यधिक प्रभाव था। किसका? उसकी पत्नी का। किस पर? लुई 16वें पे, जो शासक का नाम है, उस पर अपनी पत्नी का बहुत ही प्रभाव था। प्रभाव का मतलब वो अपनी पत्नी के ही कहने पर चलता था। और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत खर्चीली थी, खर्चीले स्वभाव की थी, फिजूल खर्ची यानी कि अनावश्यक खर्च करती थी, है ना। उससे जो उनकी जो पत्नी थी उन्हें आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। यानी उन्हें किसी की परेशानी से कोई भी मतलब नहीं था, न ही कोई मतलब रखती थी, ठीक है। देश की जो शासन पद्धति थी पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर थी, जो वंशानुगत थी। वंशानुगत का मतलब होता है ब्लड रिलेशन से संबंधित, यानी कि एक के बाद एक ही परिवार से शासन करते जाना। तो उनकी भर्ती और प्रशिक्षण के कोई नियम कानून नहीं थे, अपने तरीके से ही भर्ती करते थे और अपने तरीके से ही उनको प्रशिक्षण वगैरह देते थे। तो मतलब प्रशिक्षण क्या, इसमें जब शासक ही अयोग्य है तो प्रशिक्षण किस टाइप का होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। और इन नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली जो संस्था होती है वो भी नहीं थी।
यानी कि इन पर जो ऐसी संस्था जो हो वो इन पर अंकुश लगा सके, नियम कानून बना सके, ऐसी कोई संस्था भी उस समय नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली जो थी पूरी तरह से कैसी थी? भ्रष्ट थी, निरंकुश थी और निष्क्रिय थी और शोषणकारी थी, है ना। इस अव्यवस्थित, निरंकुश तथा संवेदनशील शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कैसा हो गया? कष्टदायी हो गया, यानी कि जनता इससे त्रस्त हो गई, यानी परेशान हो गई। इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने, यानी जो पीड़ित जो जनता थी इससे, तो उसने क्या किया? क्रांति का मार्ग अपना लिया, यानी कि उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो बच्चों, ये था फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।